नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय शिखर वार्ता में कोविड-19 की वजह से पैदा हुई चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान देने की बताई जरूरत। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में हुए 15 समझौते। भारत और इटली ने आपसी संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए जताई प्रतिबद्धता। भारत में पिछले 5 हफ्ते से लगातार कम हो रहे हैं कोविड-19 संक्रमण के दैनिक मामले। कुल मामलों में सक्रिय मामलों की तादाद घटकर हुई 6.19%। रिकवरी दर बढ़कर 92.32%। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कल। 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे 1200 से अधिक उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी कल। चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा भारत। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रम में बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। कहा, भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख में चीनी सेना की हरकतों का दिया मुंहतोड़ जवाब। और विदेश मंत्रालय ने करतारपुर साहिब मामले में पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को किया तलब। गुरुद्वारे के प्रबंधन और रखरखाव में दखल पर जताया कड़ा विरोध। फैसला वापस लेने की मांग। भारत और इटली आपसी संबंधों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। इटली के प्रधानमंत्री के साथ आज शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग के कई अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इटली यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और यूरोपीय यूनियन के साथ संबंधों को बहुआयामी बनाने में भी इटली की भूमिका काफी अहम होगी। कोविड-19 के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से इटली के प्रधानमंत्री जिउसेप्पे कोंते के साथ शिखर वार्ता में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से इटली में हुए नुकसान पर सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में इटली की सफलता ने सभी को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी तरह मैं भी भारत और इटली के संबंधों को और व्यापक और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। 2018 में टेक समिट के लिए आपकी भारत यात्रा और हमारी मुलाकात अनेक पहलुओं को स्पर्श करने वाली रही। भारत के लोगों के मन में भी इटली के प्रति एक नई जिज्ञासा पैदा करने वाली रही। और यह खुशी की बात है कि 2018 में हमारी बातचीत के बाद आपसी आदान प्रदान में काफी गति आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जिउसेप्पे कोंते के बीच इस साल मई में ही शिखर वार्ता होनी थी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम जाने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से तब ये शिखर वार्ता नहीं हो पाई। भारत और इटली के बीच सहयोग के अपार अवसर हैं। इटली के प्रधानमंत्री ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। Caro amico, di avere con te questo incontro anche se in modalità virtuale. हमारी ये मीटिंग वर्चुअल माध्यम से हो रही है, तो मैं पर्सन Purtroppo la pandemia महामारी के आपकी ha impedito इटली में la यात्रा tua visita. को रोक दिया, लेकिन मुझे आशा है कि जल्दी Confido di poter ricambiare जल्दी जो मुझे अनोखा सत्कार मिला था भारत में,
भारत के मिशन में वो मुझे आपको प्रदान करने में शीघ्र ही टाइम मिलेगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की समीक्षा की गई। इस दौरान भारत और इटली के बीच 15 समझौते भी हुए। इनमें अधिकांश निजी क्षेत्र से जुड़े हैं। The bilateral economic cooperation was focused on diversification of supply chains, and if you see the agreements that were signed, coinciding with the summit, 15 agreements were signed, most in the private sector, and you will see a lot of investment decisions have been taken and cooperation between private sector entities. So I think the whole focus of the summit and also the agreements will testify that what you said is relevant, and that was the main point of discussion in the summit. 15 agreements were signed, most in the economic sector, in energy, in green energy, in wealth from waste, in renewables, and also some in the cultural aspects. In fact, there was a media agreement also between RCS and ANI on content sharing. So a wide gamut of agreements were signed, but most, I would say, were in the economic area. यूरोपीय संघ में इटली भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। दोनों देशों के बीच पिछले साल 9 अरब यूरो से ज्यादा का कारोबार हुआ था। इटली की करीब 600 बड़ी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं, जबकि कई भारतीय कंपनियां भी इटली में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। करतारपुर साहिब मामले में विदेश मंत्रालय ने आज पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को तलब किया। भारत ने गुरुद्वारे के प्रबंधन और रखरखाव में पाकिस्तान की दखलंदाजी का कड़ा विरोध जताया और फैसले को वापस लेने की मांग की। विदेश मंत्रालय ने इससे पहले गुरुवार को बयान जारी कर पाकिस्तान के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। भारत ने पाकिस्तान के फैसले को निंदनीय बताते हुए इसे सिख समुदाय और अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन की जिम्मेदारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर गैर सिख निकाय एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को सौंप दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर पाकिस्तान के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपने हमारा पिछला बयान देखा होगा और पाकिस्तान का ये एक तरफा फैसला बेहद ही निंदनीय है। ये समस्त सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं और करतारपुर कॉरिडोर के प्रति उनके हृदय में व्याप्त भावनाओं के खिलाफ है। पाकिस्तान द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई उनके धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के उनके दावों को उजागर करता है। आज शाम पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया गया। हमने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। इसके साथ ही साथ हमने उनसे इस मनमानी फैसले को पलटने को भी कहा है। सीमा विवाद पर भारत चीन की बातचीत के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, हालांकि तनाव की स्थिति बरकरार है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत की शक्ति बढ़ेगी उसी अनुपात में रक्षा संबंधी चुनौतियां भी बढ़ेंगी। The PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. और वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने कहा कि उनकी सक्रिय कार्रवाई और मजबूत मुद्रा ने चीन को लद्दाख में यथास्थिति को बदलने के लिए और प्रयास करने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। AFR remains vital for not only ensuring victory in any conflict, but also is most crucial for providing a degree of assurance in strengthening regional peace and security initiatives. A modern Air Force operating in synergy with Army and Navy will ensure that India fulfills its role as a net security provider. और संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। आज विभिन्न विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की बैठकें हुई। शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की आज अहम बैठक हुई। इस दौरान समिति ने
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान वायु प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजने पर विशेष जोर दिया गया। समिति शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने के मसले पर पड़ताल कर रही है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की जांच और सिफारिशें देने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की भी आज बैठक हुई। समिति विधेयक पर सभी संबंधित पक्षों की राय जान रही है। आज समिति ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड और ट्रू कॉलर के प्रतिनिधियों के सुझावों को सुना। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का मकसद लोगों के निजी डेटा को आज के डिजिटल युग में संरक्षित रखना है। इधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी संसदीय समिति ने आज बैठक में गैर पारंपरिक ईंधन के उत्पादन में प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य जोर जैव ईंधन को लेकर रहा। साथ ही जल संसाधन संबंधी संसद की स्थायी समिति की भी आज पहली बैठक हुई। इस साल समिति के पुनर्गठन के बाद ये इसकी पहली बैठक थी। समिति ने साल 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कार्रवाई से जुड़ी 4 मसौदा रिपोर्ट को भी समिति ने स्वीकृति प्रदान की। और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आखिरी चरण में 78 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बिहार में विधानसभा के तीसरे चरण के लिए कल चुनाव होगा। अंतिम चरण में किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल समेत 15 जिलों के 78 निर्वाचनिक क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि वाल्मीकिनगर, रामनगर, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी के 4 नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। कुल 33,782 मतदान केंद्रों में से 4,999 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। तीसरे चरण में 1,204 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें 110 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस चरण में एनडीए की तरफ से बीजेपी के 35, जेडीयू के 37, विकासशील इंसान पार्टी के 5 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 46, कांग्रेस के 25 और वाम दल के 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा तीसरे चरण में लोक जनशक्ति पार्टी ने 42, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 23, बीएसपी ने 19 और एनसीपी ने 31 उम्मीदवार उतारे हैं। 2 करोड़ 35 लाख से अधिक मतदाता इन प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को हो चुका है। सभी सीटों के लिए 10 नवंबर को मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के साथ ही बिहार में वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के लिए भी कल ही उपचुनाव होगा। वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में ये सीट जेडीयू के खाते में गई थी और वैद्यनाथ महतो ने यहां से चुनाव जीता, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। एनडीए की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार चुनाव मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने प्रवेश कुमार मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से प्रेम कुमार चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय पंचायत पार्टी से शैलेंद्र कुमार को चुनाव में उतारा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने आज कोलकाता में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों की आंखों में जहां राज्य की टीएमसी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भरोसा दिखता है। अमित शाह ने कोलकाता में सामाजिक समूह संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने बंगाल के विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने आज कोलकाता में कार्यकर्ता संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की ममता सरकार का मां, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण और तानाशाही में बदल गया है।
सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग रोड पर आए हुए थे। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते थे तो हमारे स्वागत के लिए कम थे, ममता जी पर गुस्से के कारण ज्यादा दिखाई पड़ते थे। एक आंख में तो ममता सरकार की विफलताएं और असंवेदनशील शासन के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ता था, और दूसरी आंख में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही इसको बदल सकती है, ऐसी आशा दिखाई पड़ती थी। और इससे पहले आज सुबह अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां काली से बंगाल और देशवासियों के लिए मंगल कामना की। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और इसकी वजह से राज्य के गौरव को चोट पहुंची है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई पीढ़ी को भगवान राम के जीवन और सद्गुणों से सीख लेनी चाहिए, जिससे वो सफल और भरपूर जीवन के लिए भगवान राम के दिखाए गए धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ें। उन्होंने थावास्मी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा किताब के लॉन्च के मौके पर यह बात कही। थावास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा पुस्तक के लॉन्च के मौके पर उपराष्ट्रपति ने भगवान राम को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि रामायण भारत की सामूहिक सांस्कृतिक विरासत का अमर महाकाव्य है। वाल्मीकि रामायण केवल आदि महाकाव्य नहीं बल्कि अनादि महाकाव्य है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान राम एक महान शासक और सुशासन के प्रतीक थे और वो हमेशा लोगों के दिलों में बसते हैं। भगवान राम का जीवन, उनके शब्द और कार्य हमें सीख देते हैं कि कैसे सत्य और धर्म सभी के जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों को भगवान राम से प्रेरणा लेने और अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को हमेशा याद रखने का आह्वान किया। ये पुस्तक 4 खंडों में है और वर्षों के व्यापक शोध के बाद युवा पेशेवरों की एक टीम ने इसकी रचना की है, जिसमें रामायण की कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव एमएम कुट्टी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 29 अक्टूबर को केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने, मुद्दों के समन्वय समाधान के लिए एक आयोग बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया था। जो प्रदूषण की समस्या है उसका ठीक प्रबंधन करने के लिए एक सरकार ने अध्यादेश निकालकर आयोग की स्थापना की है। इस आयोग की अध्यक्षता पेट्रोलियम के पूर्व सचिव और दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एमएम कुट्टी करेंगे। 2 विशेषज्ञ के रूप में आईआईटी के दिल्ली के मुकेश खरे और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व सचिव केजे रमेश और उसके साथ जो एनजीओज है तो टेरी के अजय माथुर और वायु प्रदूषण एक्शन ग्रुप के आशीष धवन, इनकी नियुक्ति हुई है। भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है और भारत तीसरे चरण के परीक्षण के लिए साथी देशों में संभावना तलाश रहा है। यूरोप दौरे से लौटने के बाद विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने आज दिल्ली में विभिन्न देशों के राजदूतों और राजनयिकों को कोविड-19 को लेकर भारत के एक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन प्रोटोकॉल के जरिए कोरोना महामारी से निपटने में कामयाबी हासिल कर रहा है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत में वैक्सीन के विकास और परीक्षण प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही भारत टीकों के संयुक्त उत्पादन के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पाने के लिए कई देश हमसे संपर्क कर रहे हैं और सरकार प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के मुताबिक मानवता की मदद के लिए सभी को वैक्सीन मुहैया कराएगी।
और पिछले 5 हफ्ते से प्रतिदिन कोविड के नए मामलों की तुलना में संक्रमण से मुक्त होने वाले नए मामलों की संख्या अधिक पाई गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 54,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 47,638 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.32% हो गई है। पिछले 5 सप्ताहों में औसत प्रतिदिन नए मामलों में लगातार कमी हो रही है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में औसत प्रतिदिन 73,000 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि औसत प्रतिदिन नए मामले घटकर 46,000 हो गए हैं। देश में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। कल के मुकाबले 2,500 कम नए मामले आए। वहीं एक दिन पहले 55,000 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। शुक्रवार को 54,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए। सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 7,000 से अधिक गिरावट दर्ज हुई। अब देश में 5,20,773 सक्रिय मामले बचे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या देश में अब तक के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का केवल 6.19% है। इसी तरह कोरोना से होने वाली मौतों में भी कमी आ रही है। गुरुवार को 704 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। शुक्रवार को 670 लोगों की जान इस वायरस की वजह से गई। देश में अब तक कोरोना के कुल 84,11,724 मामले सामने आ चुके हैं। 77,65,966 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,24,985 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस से हो चुकी है। पिछले 5 हफ्ते से प्रतिदिन कोविड के नए मामलों की तुलना में संक्रमण के मामले जो हैं वो पहले से काफ़ी कम हुए हैं और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत हैं। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना का काम एक अहम मोड़ पर आ गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को बढ़त मिली हुई है, वो रिपब्लिकन उम्मीदवार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाकों में भी अपनी स्थिति सुधार रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है और मतगणना में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर उन्होंने कोर्ट में भी अपील की है। गुरुवार को जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उन्होंने अपनी बात कहने में शब्दों से समझौता नहीं किया। फ्लोरिडा, इंडियाना और ओहायो का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। हालांकि इस जीत को हार में बदलने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर और चुनाव में गड़बड़ी का इल्जाम लगाते हुए कई राज्यों में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। The election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see. But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनाव प्रक्रिया की आलोचना करने और मतगणना रोकने की बात का विरोध भी शुरू हो गया है। यहाँ तक कि रिपब्लिकन पार्टी के कई सदस्यों ने भी ट्रंप से असहमति जताई है। यूटा से रिपब्लिकन सेनेटर मिट रैमी ने ट्वीट किया कि वोट किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है और हर एक वोट को गिना जाना चाहिए। इसी तरह ट्रंप के नजदीकी माने जाने वाले न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने भी राष्ट्रपति की आलोचना की है। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. जहां तक मतगणना की बात है, जो बाइडेन ने बढ़त बना रखी है। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, जहां पहले ट्रंप ने बढ़त बना रखी थी, अब मुकाबला कांटे का हो चला है। नॉर्थ कैरोलिना में भी मुकाबला बराबर का है। अगर तीनों में से एक भी प्रांत में जो बाइडेन जीत जाते हैं तो उनकी जीत पक्की मानी जा सकती है। लेकिन अगर ट्रंप की अपील पर कोर्ट कार्रवाई करते हैं तो परिणाम आने में देर लग सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रॉकेट PSLV C-49 के प्रक्षेपण की तैयारी पूरी कर ली है। शनिवार दोपहर 3 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किए जाने वाले PSLV C-49 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। PSLV C-49 देश के रडार इमेजिंग उपग्रह के साथ 9 अन्य विदेशी उपग्रहों को लेकर जाएगा। EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसेट सैटेलाइट की ही एक एडवांस्ड सीरीज है। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील,
कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।